नमस्कार, स्वागत है आपका होराइजन हिल लाइव में आज हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार श्री किशन सोनगरा जी। आप बहुत सीनियर लीडर हैं, भाजपा संघ पृष्ठभूमि के भाजपा लीडर हैं और शहर में ऐसा मुझे ख्याल में इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है सोनगरा साहब को। किशन सोनगरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हमारे यहाँ एक परंपरा है सर, वैसे तो आप विभूति हैं, आपको लगभग पूरा शहर जानता है। हम भी आपको बचपन से देख रहे हैं, हम लोग जो स्कूल कॉलेज में हुआ करते थे तब से सोनगरा जी से परिचित हैं। तो लेकिन हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जो कोई भी हमारे शो पे यहाँ हम बुलाते हैं वह जनता के मुखातिब होकर खुद अपने बारे में बताता है। तो हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे कि आपने अभी तक मतलब कहाँ कहाँ जिम्मेदारी निभाई है संगठन में और क्या क्या आपका इतिहास रहा है। मैं जो प्रारंभ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक था। मेरे बड़े भाई साहब संघ की शाखा में जाते थे और मैं जब 6-7 साल का था तो उनके साथ प्रभात शाखा के टाइम उनके साथ ही जाता था। और किशनगढ़ में रेलवे स्टेशन जो हमारे मकान के पास था और वहीं संघ की शाखा का ग्राउंड था, तो मैं जाता था। और फिर मैं जैसे ही 7-8 साल का हुआ तो फिर बाल स्वयंसेवक के नाते अलग शाखा में जाने लगा और मैं राजनीति में आया इमरजेंसी के बाद। तब तक मैं शाखा के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए एक स्वयंसेवक के नाते संघ का कार्य ही करता रहा। किस आयु में थे? मतलब मैं 7-8 साल का, 8 साल के जब उम्र मेरी 7-8 साल की थी तब से मैं संघ के स्वयंसेवक के नाते, बाल स्वयंसेवक के नाते जो शाखा लगती थी उसमें मैं जाता था। और मैं सन 77 तक संघ के से जुड़ा हुआ रहा। उसके बाद संघ का काम करते करते ये 74-75 में इमरजेंसी लगा दी इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद देश में। और उसके विरोध के नाते जो प्रतिबंध वगैरह सब जो उन्होंने किया एक तरह से, तो वो काला अध्याय है इस देश के लिए, मगर अभी वो विषय नहीं है। मगर उसके नाते में उस वक्त भी सक्रिय था और जो दायित्व मिलता था वो करता था। फिर 77 में इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इमरजेंसी हटा के चुनाव की घोषणा कर दी कि ये लोग अब क्या करेंगे, अभी तो जेल में ही थे, अब ये क्या चुनाव लड़े। मगर जनता ने वो चुनाव लड़ा और हम जैसे जो कार्यकर्ता थे उन्होंने पूरे परिश्रम की पराकाष्ठा करके जो काम किया और उससे जो देश में परिवर्तन आया। इंदिरा जी हारे, उनके परिवार से जो लड़े थे वो भी हारे और एक तरह से उस इमरजेंसी के खिलाफ एक जनमत पूरे देश ने दिया और एक मिलीजुली सरकार। और फिर बाद में वो जनता पार्टी के नाते सभी दल एक साथ होके इस देश को चलाने लगे। 77 में मुझे कहा गया कि अब आप राजनीति में काम करो। उस वक्त इलेक्शन भी थे और मैं राजनीति में काम कर रहा था। फिर काम खूब किया। मेरे को युवा मोर्चे का मंडल अध्यक्ष बनाया किशनगढ़ का। फिर मंडल अध्यक्ष के बाद मुझे बीजेपी का ही किशनगढ़ शहर मंडल का 2 बार में अध्यक्ष रहा। उसके बाद एक संयोग होता है कि हमारे यहाँ किशनगढ़ से केसी चंद चौधरी साहब चुनाव लड़ रहे थे। अच्छा। और लड़ते लड़ते उनका देहांत हो गया एक तरह से। वो उपचुनाव मतलब वोटिंग के 2 दिन पहले 3 दिन पहले उनका देहांत हुआ था और वो उपचुनाव के रूप में हुआ। और उस उपचुनाव में कांग्रेस के भी सारे नेता आए, बीजेपी के भी सभी नेता आए। उन्होंने मेरे काम को देखा। बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व के अग्रणी नेता जितने थे उन्होंने काम को देखा और मुझे मंडल अध्यक्ष से सीधा ही अनुसूचित जाति मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने
नियुक्त कर दिया ललित किशोर जी चतुर्वेदी, उस वक्त अध्यक्ष थे बीजेपी के, और उस नाते उस दायित्व का भी निर्वहन किया। प्रदेश अध्यक्ष के नाते अनुसूचित जाति के पूरे राजस्थान के क्षेत्र में दौरे भी किए, और फिर मुझे दोबारा फिर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया एससी मोर्चे का। मैं काम कर रहा था, फिर निवासी में विधानसभा के आम चुनाव 89 में। हाँ, अब 89 की बात कर रहा हूँ। तो उसमें मुझे अजमेर पूरब से टिकट दिया। मैं न जयपुर गया था, न मैंने इस सब के लिए कोई कोशिश की थी, मगर वो जो उपचुनाव हुआ उसमें जो वो नेतृत्व करता बीजेपी के, उन्होंने जो काम देखा तो उन्होंने मुझे किशनगढ़ में बिगड़ मेरी प्रयासों के जो मेरे काम को उन्होंने सम्मान दिया, काम का ही सम्मान मानता हूँ मैं तो उस नाते मुझे अजमेर पूरब से टिकट दे दिया। अब दिसंबर निवासी में अजमेर पूरब में चुनाव लड़ा, और लड़ने के बाद कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो परास्त हुए, मैं विजयी हुआ। और उसके बाद 89 में मतलब पहली बार एमएलए आप बने इस तरह से। मगर उसके पहले मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा एससी मोर्चे का, उसके पहले मैं 2 बार मंडल अध्यक्ष रहा युवा मोर्चे। तो राजनीति में मैं निरंतर काम कर रहा था, संगठन के नाते काम करता था, और फिर जनप्रतिनिधि के नाते निवासी से एमएलए बनने के पश्चात मैंने काम किया। और आप जीते। उस कालखंड में ये विवादित राम जन्मभूमि में के आंदोलन में आपकी भूमिका थी ना। हाँ, वो तो फिर निवासी के बाद बर्राण में ये जो अयोध्या में राम मंदिर और विवादित ढांचा जो था उसको गिराया, उसमें हमने भी भाग लिया था। अजमेर से बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता गए थे, उनको साथ लेके। उस समय मतलब आप एमएलए थे। उस समय हम एमएलए थे। और फिर केंद्र सरकार ने राजस्थान सरकार को भंग कर दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया, वो जो अयोध्या में बाबरी ढांचे को गिराया है उसके बाद। फिर उसके बाद 93 में चुनाव हुए, वापस टिकट दिया, फिर विजय प्राप्त की। और उसके बाद 93 में आपने किनके सामने लड़ा था? 93 में श्रीमती भगवती देवी जी के खिलाफ। अच्छा। मैं उम्मीदवार था, मेरे सामने वो उम्मीदवार थी, और उसमें अजमेर की जनता ने आशीर्वाद दिया, मैं जीता। तो उसके बाद मंत्रिमंडल बना, ठीक है। उसके बाद मंत्री रहे आप। तो उसमें बेरू सिंह जी ने मुझे मंत्री के नाते अवसर दिया अपनी टीम में, और मेरे पास मंत्रालय रहे, खादी, ग्रामोद्योग और जेल और होमगार्ड और सिविल डिफेंस, ये सब आपके पोर्टफोलियो थे। हाँ, ये मेरे पास थे। और वो फिर 93 से 98 उसमें उस समय आपकी क्या आयु थी जब आप मिनिस्टर थे? बेच तो वो देख लीजिए कि 42 के बाद, भाई पहला चुनाव तो 48 साल की आयु में आप जीते। हाँ, तो वो फिर 2.5 साल 3 साल आगे जोड़ लो, 3 साल आगे जोड़ लो। तो ये इस तरह से मैं उसमें रहा। दूसरा मुझे आप एक चीज बताएं। 93 के बाद 98 में फिर चुनाव हुए, तो चुनाव में मैं 6000 वोटों से पीछे रह गया, और कांग्रेस के उम्मीदवार जो थे वो विजयी हो गए। उसके बाद उस 98 में जैसे ही मैं जनप्रतिनिधि के नाते कांग्रेस के यहाँ विजयी हो गए, और मुझे संगठन में काम दे दिया पार्टी ने। मुझे उस वक्त गुलाब चंद जी कटारिया हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे प्रदेश मंत्री बनाया कि भाई संगठन का काम करो सारे राजस्थान में, आप पहले भी संगठन का काम कर चुके हो। फिर उसके बाद ये 98 के बाद फिर 2000 में पूरे संगठन
भारतीय जनता पार्टी राजस्थान का पूरा संगठन नीचे से लेकर ऊपर तक के जो चुनाव थे उसका मुझे निर्वाचन अधिकारी बनाया। तो मैंने वार्ड अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष पूरे राजस्थान के संगठन चुनाव कराया। हाँ बिल्कुल। तो उसमें संगठन के मैंने चुनाव कराया और भंवर लाल जी शर्मा जो थे उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उस काम में इतना अच्छा काम था कि जो हमारे राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी ओपी कोहली साहब जो थे, जो अभी गुजरात में वो रहे राज्यपाल के नाते, राइट। उन्होंने उसको राष्ट्रीय मुझे प्रदेश मंत्री से भंवर शर्मा ने महामंत्री बना दिया। फिर मैं मंत्री के नाते काम करता रहा। फिर भंवर लाल जी के बाद महेश शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष बने, तो उन्होंने फिर मुझे महामंत्री बना दिया। फिर महेश शर्मा जी का दूसरा कार्यकाल प्रारंभ हुआ, उसमें भी मुझे प्रदेश महामंत्री बना दिया। फिर उसके बाद माथुर प्रदेश अध्यक्ष बने, तो उन्होंने भी मुझे प्रदेश महामंत्री बना दिया। और इस नाते पूरे राजस्थान में जो पश्चिमी उस 14 जिलों में मुझे उन प्रभारी बनाया, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरा आधा पड़ता है राजस्थान का, और जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, इतना आपने ट्रैवल किया है? हाँ, हर जगह 8 दिन चला जाता था, तो 8 दिन तक वो, फिर जैसलमेर, फिर बीकानेर, फिर गंगानगर, फिर हनुमान, अपने नाम सिरोही, फिर जालौर। इस तरह से 14 जिले थे जिनमें मैं संगठन का काम देखता था, और निर्विवाद रूप से मैंने सारा काम किया। और उसी वक्त मुझे उस निर्वाचन अधिकारी में अच्छा काम करने की वजह से मुझे राष्ट्रीय कार्य समिति में भी स्थान दिया, और मैं राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य था, भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति में, बीजेपी। और राष्ट्रीय परिषद में भी मुझे इसमें काम मिला था। कितने समय आप रहे राष्ट्रीय परिषद में? राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सन 2000 से 2003 तक 3 साल, जिसमें बंगारू लक्ष्मण जी और जैना कृष्णा मूर्ति जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और राष्ट्रीय परिषद में मैं 2000 से 2002 और 2006 से 2009 ये मेरा कार्यकाल रहा, और मैं 4 बार प्रदेश का महामंत्री रहा। ये एक तरह से मोटी मोटी संगठन के नाते मेरी वो काम करने की सारी काफी विस्तृत और बहुत सारा एक्सपीरियंस है आपके पास। मोटा, मतलब एक बात बताइए, आपने अभी एक बात कही, मैंने पूरे राजस्थान का चुनाव कराया, और मतलब आपने कितना विस्तृत एक्सपीरियंस है। आप संघ पृष्ठभूमि से हो, है ना, और संगठन के आदमी हो। आपको क्या लगता है संघ पृष्ठभूमि में जो संस्कार और जो असूल हैं, आपने संघ से संगठन, संगठन से सत्ता, सत्ता से फिर संगठन, पूरा ट्रैवल करके देखा है। मुझे लगता है कि संघ पृष्ठभूमि से जुड़े लोग जो हैं वो सत्ता में एडजस्टमेंट कम बिठा पाते हैं, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ सत्ता साधन के लिए करने पड़ते हैं। वो कॉम्प्रोमाइज़ आपसे नहीं हुए, इसलिए आप बाहर आ गए वापस संगठन की तरफ, या अपनी स्वेच्छा से? मैं यही कह सकता हूँ कि व्यक्ति चाहे संघ में रहे या व्यक्ति राजनीतिक पार्टी के नाते भाजपा में रहे, वो निरंतर कर्म करता रहता है, तो उसकी संभावनाएं बनी रहती है। हमने कभी करने के बाद ये अपेक्षा नहीं की कि हम ये बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे, क्योंकि काम करते हो तो दिखते हो, और जब दिखते हो तो जब चयन करना होता है तो ये आवश्यक रूप से देखा जाता है कि कौन योग्य व्यक्ति है, उसको ये जिम्मेवारी तो इस नाते पार्टी ने। और रही बात दूसरी संघ और बीजेपी राजनीति, तो मेरे बड़े भाई साहब थे, वो
संघ से जुड़े हुए थे। फिर वो जनसंघ का जमाना था, उनकी उम्र को देखें, उस समय को देखें तो वो जनसंघ में भी थे। और परबत्सर से उन्होंने जनसंघ के टिकट पे चुनाव भी लड़ा था। अच्छा, मेरे बड़े भाई अच्छा, क्या नाम था? छीतरमल जी सोनकर। सीतामढ़ी जी, हाँ। तो उन्होंने परबत्सर से चुनाव लड़ा जनसंघ के उम्मीदवार के नाते। तो वो एक पारिवारिक जो स्वतः ही जो व्यक्ति में ये सब चीजें समायोजित हो जाती है और आदमी ये सब करता है, तो ऐसा मुझे कहीं दिक्कत नहीं हुई। संघ की दृष्टि से भी दिक्कत नहीं हुई और बीजेपी की दृष्टि से कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। आप मुझे बताइए कि हमने सुना है अटल बिहारी वाजपेयी से आपके बहुत अच्छे निजी ताल्लुकात रहे हैं और बिल्कुल ऐसे शीर्ष नेतृत्व में आपका स्थान जो रहा है वो भी उनसे ताल्लुकात की वजह से रहा। तो कोई ऐसी घटना उनके साथ की या शीर्ष नेतृत्व की जिससे आपने जीवन में सीखा हो, आने वाली पीढ़ी को शेयर कीजिए ताकि उससे सीखें। ऐसा है कि हम तो जनसंघ के जमाने के लोग हैं और अटल जी जो है वो जनसंघ के, जिनको कहवे ना, बिल्कुल संगठन के निर्माण के आधार के नींव को जो रखने वाले लोग थे, उनमें अटल बिहारी वाजपेयी जी, माननीय अडवाणी जी, कुशाभाऊ ठाकरे, ऐसे बड़े नेता थे। तो सामान्यतः क्या होता है कि हम जनसंघ की कल्पना करते हैं तो पहले चौराहों पे पब्लिक मीटिंगें होती थी, उनके तख्ते लगते थे, उनकी दरियाँ बिकती थी, उसका सारी जगह प्रचार प्रसार के लिए लाउड स्पीकर लेके घूमना पड़ता था और तब जाके वो एक पब्लिक मीटिंग होती थी। और उस वक्त ये सारे नेता जो आते हैं उनके सब ध्यान में आता है। तो इस नाते जनसंघ के ज़माने से जब हम काम कर रहे थे तो फिर धीरे धीरे संपर्क में उनके आए, मगर उनका जो मूल रूप से जो था वो यही था कि भाई आप परिणाम तक मेहनत करके पार्टी को खड़ी करो और इस नाते जनता के बीच में सभी समाजों को साथ लेके राजनीति करो। पार्टी सर्वव्यापी हो जा और पार्टी सब तक पहुंच जा, ये अपना उद्देश्य होना चाहिए। और वह समय समय पे, जैसे मैं अनुसूचित जाति मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष रहा, तो मैंने राष्ट्रीय कार्य समिति जो अनुसूचित जाति मोर्चे की थी उसकी 2 दफ़े राजस्थान में मैंने बैठ के कराई। तो अडवाणी जी, अटल जी उनमें उद्बोधन करने के लिए आते थे और उस नाते सब फिर कार्यकर्ता दिखता है तो पहचान हो जाती है। और फिर वो जानते थे तो अटल जी से भी, कुशाभाऊ ठाकरे जी से भी, और अनुसूचित जाति के नाते हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व थे उन सब से मेरी निकटता थी। इसलिए उनके बताए मार्ग पर कि भाई कभी अपेक्षा मत करो, अपना काम करो, पार्टी को खड़ी करो, आज चारों तरफ से चुनौतियां, ऐसा वो देते थे हमको और हम उस पर क्रियान्वयन करने के लिए सारे क्षेत्र में काम करते थे। आपके कार्यकाल में जब आप मंत्री रहे और एमएलए रहे, आपके कार्यकाल में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि मतलब कुछ रह गया, मतलब कोई ऐसी चीज़ आपने काम जो किए वो तो दिखते हैं, है ना? बीसलपुर परियोजना को पूरी तरह से कंप्लीट करवाना, क्योंकि आम शहर ये मानता है कि किशन मोटवानी जी वॉज, मान्यता क्या है भी, किशन मोटवानी वॉज द वन हु ब्रॉट दिस, लेकिन टिल कंप्लीशन आपका भी इसमें योगदान कहीं ना कहीं रहा, है ना? वो तो जानते हैं। ऐसा कौन सा काम जो आपको लगता है कि थोड़ा और समय मिल जाता तो मैं कर लेता? ऐसा है कि जनप्रतिनिधि के नाते एक स्वाभाविक मन में इच्छा रहती है कि जिस क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ उसको मैं कैसे संपूर्ण रूप से उसका विकास करके उसकी एक अलग विशिष्ट पहचान बना सकूं। तो इस नाते मेरा जहाँ तक सोचने का सवाल है वो ये है कि अजमेर एक ऐसी जगह है राजस्थान में जो भौगोलिक दृष्टि से, जो सांस्कृतिक दृष्टि से और जो धार्मिक दृष्टि से एक अच्छा
वो पर्यटन के लिए स्थान है। इसको करने के लिए मैंने कुछ काम तो किए थे, मगर उसके बाद भी आज भी ये इच्छा है कि पर्यटन की दृष्टि से अजमेर भारत के नक्शे में उभर के आ। तो भारतीय जनता पार्टी का शासन था, तब भी बहुत सारे काम हम लोगों ने किए टीम वर्क के नाते। अब जैसे सांस्कृतिक भारत की बात करते हैं, जैसे सांस्कृतिक दृष्टि से इसकी बात करते हैं, तो आप ये देखिए कि अजमेर और अजमेर में भारतीय जनता पार्टी की टीम ने जैसे पृथ्वीराज चौहान स्मारक, जैसे धार सेन जी का स्मारक, जैसे महाराणा प्रताप का जी का स्मारक, जैसे और भी बहुत सारे ऐसे काम उनके नाम पे बाग बगीचे या जो भी कुछ अच्छा हो सकता था वो सारा पहले भी जब शासन बीजेपी का था तब हुआ, और अब जब बीजेपी का शासन दिल्ली में आया है तब भी उस सब के लिए पर्याप्त रूप से बजट उपलब्ध हो रहा है। और ये पर्यटन की दृष्टि से अजमेर उभरे। और ये आपका सोच था जो आपके आंखों के आगे एक तरह से साकार हुआ है। साकार भी हुआ और उसमें और भी काम होने थे। जैसे पर्यटन की दृष्टि से निम्बार तीर्थ है, जैसे हमारे यहाँ के गढ़ किले कई हैं, वो मीराबाई की जन्मस्थली कुट की जो अजमेर के पास है वो है, मेड़ता वो मंदिर जहाँ मीराबाई जी की वो है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका एक सर्किट बना के उसका सारे का विकास किया जा सकता है। तो ये सब इच्छा थी, मगर वो बाद में वो काम तो चले हैं मगर उनकी स्पीड जो है वो धीमी है। अब स्मार्ट सिटी के नाम पे हृदय योजना के द्वारा ये सब काम पूरा हो रहा है। आप मुझे एक चीज़ और बताइए, आप खुद भी उद्योग और व्यवसाय से जुड़े रहे हैं, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि में फुटवेयर और ये बिजनेस था आपका, आप इंडस्ट्रियल सेक्टर से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। आपने अपने कार्यकाल में इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी बहुत बदलाव लाया है, इको इंडस्ट्रियल एरिया में भी खूब काम कराए हैं लोगों को, मुझे जो जितना याद आता है। लेकिन इतने सब होने के बाद आपको क्या लग रहा है कि अजमेर आज भी इंडस्ट्री को लेके पिछड़ा हुआ माना जाता है? इसमें सुधार की दृष्टि से कैसे आपने इतना काल है, आपने जीवन काल सेवा का निकाल, डू थिंक अजमेर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे आएगी? जितनी एक्सपेक्टेड है उतनी नहीं है ना अभी। ये बात सही है कि अजमेर पानी की जो समस्या थी उसने इस विकास के रफ्तार को अवरुद्ध किया, रुकी। वो आज तक कायम है। हाँ सुनो, तो उसकी वजह से पानी तो उद्योगों में चाहिए और यहाँ पीने के लिए संकट था। तो मेरा ये निवेदन है कि वो जो पानी की व्यवस्था बीसलपुर के माध्यम से सन 1221 तक की सारी योजनाओं को हमने हमारे टाइम में बजट दिला के प्रारंभ करवाए थे, उन सब, मगर जब हम बात करते हैं कि औद्योगिक दृष्टि से वो विकास नहीं हुआ, तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि पानी की समस्या को भी हमने हल करने की कोशिश की। और औद्योगिक दृष्टि से विकास के लिए भूखंड सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो वो जो वर्षों तक यहाँ औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि नहीं थी, वो भूमि जो माघोपुरा पर्वतपुरा यहाँ उपलब्ध करा के केवल 2 गज में यहाँ के उद्योगपतियों को दिलाई। और इनका कई दफे शिष्टमंडल मुख्यमंत्री जी से भी मिलाया, उद्योग मंत्री जी भावड़ा जी थे तो उनसे भी मिलाया और एक प्रयास किया था। तो वो जो जमीन उपलब्ध हुई उससे यहाँ विकास तो हुआ, मगर वो जो विकास हुआ वो मैं उसको मानकर संतोष नहीं कर सकता। उसके लिए अभी और बहुत आवश्यकता है, जरूरी है। अब हमारे अजमेर विकास अभिकरण जो है तो उसमें अब किशनगढ़ भी शामिल हो गया अजमेर के साथ। पहले नहीं था। तो वो किशनगढ़ मार्बल का पूरा देश का एक ऐसा
हाँ, वो वहीं तक अवरुद्ध हो गया ना, इंडस्ट्री सिर्फ किशनगढ़ ही वहां तक फुल रही है। अब वो अजमेर के साथ जुड़ गया है। और इस नाते मैं कह सकता हूँ कि अभी अजमेर में बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि कई कारण थे। पानी की समस्या कारण थी, एक कारण ये भी थी कि बड़ी कंपनियां आवे तो एयरपोर्ट नहीं है, तो एयरपोर्ट भी बन गया। और अब मैं सोचता हूँ कि विकास के नाम पे जो भारत सरकार का बजट आ रहा है, और औद्योगिक दृष्टि से भारत सरकार जिस तरह से ये सोचती है कि लोगों को स्वरोजगार मिले, जो आत्मनिर्भरता का नारा दिया है प्रधानमंत्री, तो वो स्वरोजगार तो ये उद्योग लगेंगे जब भी तो लोगों को उपलब्ध होंगे। तो इस नाते वो सारा काम चल रहा है। मैं सोचता हूँ कि ये सब अजमेर को अच्छी तस्वीर अजमेर की खड़ी होगी, और औद्योगिक दृष्टि से जो विकास है वो और तीव्र गति से होगा। आपकी इतनी अच्छी सोच है, आपने मतलब बहुत अच्छा परिदृश्य खींच के बताया भाई इतने सालों में क्या क्या समस्या रही है और कैसे होगा। आपका इतना बड़ा कैडर है, आपकी इतनी बड़ी सोच है ना, और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड, लोगों में उच्च संपर्क भी है आपके पार्टी के अंदर। आपने कभी सांसद चुनाव लड़ने की नहीं सोची, जबकि आप सांसद के लिए योग्य चेहरा थे, आप लड़ सकते थे। देखो सीधी सीधी बात है, क्योंकि सीनियरिटी वाइज तो आपसे बेटर तो मुझे नहीं लगता किशन सोनग्रा से बेहतर चेहरा सांसद के लिए लोकलाइजेशन के आधार पे। क्योंकि यहाँ पे सचिन पायलट जब आए कांग्रेस में, तब भी वो बस एक करिश्मेटिक छवि से जीते, और तब भी पार्टी के भीतर से आवाज़ आती थी उस ज़माने में भी कि साहब लोकल सांसद होना चाहिए। तो लोकल सांसद के तौर पे उस ज़माने में रासा सिंह रावत जी एक स्टैब्लिश चेहरा था, लेकिन उन पे हमेशा ये आरोप लगता है उन्होंने कुछ खास बदलाव नहीं किया, बस जाके संसद में बैठ गए। ऐसे में आप जैसे विजन का आदमी पार्टी को नजर नहीं आया, या आपने खुद ये चीज़ कभी नहीं की? आप आराम से कर सकते थे। ऐसा है कि व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होना कोई बुरी बात नहीं है, मगर सवाल ये है कि जो सारा सिस्टम है, उस सिस्टम को जब हम देखते हैं तो हमारा निर्वाचन और हमारे जो शासन प्रशासन की जो व्यवस्था है, उसमें SC, OBC, जनरल, ये सारी सीटें तय है। जब आप SC की सीटें तय है तो SC की सीटों पे जाके लड़ो, तो ये तो समझ में आती मेरे बात। मगर मैं जनरल की सीट पे लड़ूंगा तो इसका परिणाम हमने बीजेपी में पहले भी देखा कि कैलाश जी मेघवाल यहाँ की सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़े और वो विजय प्राप्त नहीं कर सके। चर्चा क्या होती थी? नहीं, लेकिन कैलाश मेघवाल एक अलग, आपकी परिदृश्य डिफरेंट है। नहीं, आपका लोकलाइजेशन, आपकी पकड़, एक्सपीरियंस, वो वाली बात सब ठीक है, मगर ये स्वाभाविक रूप से जो पब्लिक में एक आवाज गूंजती है वो होती है कि इनके लिए सीटें तय है, ये हमारी सीटों पे क्यों आ रहे हैं। तो वो कैलाश जी जैसा सशक्त आदमी भी यहाँ इस सारे में विजय प्राप्त नहीं कर सके, हमारे सबके सामने। और हमको भी ऐसा सोचना चाहिए कि जो व्यवस्थाएं हैं जो जिनके लिए कर दी गई है, उन पे उनका उपयोग वो करें तो वो पार्टी के लिए भी सकारात्मक होता है और अच्छा होता है। तो ये जनरल सीट है, इसलिए मैं ये बात। चलिए, दूसरी बात, अभी जो निगम चुनाव आ रहे हैं, उस निगम चुनाव में चर्चा है कि SC कैडर से किसी महिला को बनाया जाएगा चेयरमैन। तो उस लिहाज से हमने भाई चर्चा सुनी है कि आप अपने परिवार में से किसी को बढ़ाएंगे या आप इस क्षेत्र में, नहीं, क्या कहना है आप? हाँ, आपकी बात पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एक कार्यकर्ता के नाते मैं ये बात कह रहा हूँ कि पार्टी जिसको भी कमल का फूल का चुनाव चिन्ह दे दे, उसके साथ हम सबको लग के जीत हासिल करनी चाहिए। नहीं, जिसको नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ सर, आपके परिवार में हमने सुना है, देखिए आपके सुपुत्र की, आपकी पुत्रवधू जो है वो बहुत योग्य है ना। हमने मतलब जो चर्चा है, शी इज एसोसिएट प्रोफेसर,
है ना। तो मैं ये वही डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूँ ना आपसे कि आप, अगर आपको पार्टी कहे कि आप अपने परिवार में से किसी एक को मौका दें, हम दे रहे हैं और आपको करना है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? यूँ है, हम तो पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी दे या पार्टी कमल का फूल किसी दूसरे को दे, तो हम उस सब परिस्थिति में एक सिपाही जो अपने समर्पण के कारण, निष्ठा के कारण वो जो समाज में स्थान रखता है, वो निश्चित तौर से उसको समर्थन भी मिलता है। तो मेरा यही कहना है कि पार्टी को निर्णय करना है कि कौन उपयुक्त है, और पार्टी जो निर्णय करेगी उससे हम सब बंधे हुए हैं। मतलब आपने कभी आज तक अपने लिए टिकट नहीं मांगा, तो आप किसी मतलब अपने परिवार, टिकट कभी नहीं मांगा। फिर भी पार्टी ने आपको मौका दिया इतना, बहुत दिया, है ना। बहुत दिया। हम तो भाई हम तो ये मान के चल रहे हैं, राजनीति में भी दिया और संगठन में भी दिया। मुझे इसको स्वीकार करने में कोई वो नहीं, तकलीफ नहीं है। पार्टी ने बहुत मौका दिया, पार्टी ने बहुत, हम जैसे कार्यकर्ता जो काम में विश्वास रखते हैं उनको सम्मान मिले, तो कार्यकर्ताओं में भी एक अच्छे मैसेज जाता, संदेश जाता है, पार्टी उससे खूब मजबूत बनती है। कोई ऐसी बात अभी जो निवर्तमान टीम थी जो निगम की, धर्मेंद्र गहलोत मेयर थे उसमें, उस टीम, उस कार्यकाल को आपने देखा होगा, है ना। उस कार्यकाल में कई चीज़ें ऐसी भी आई हैं जो नेगेटिव हैं और कई पॉजिटिव बातें आई हैं, है ना। उसमें जो विशेषकर जो नेगेटिव बात एक जो दिखाई दी, वो ये दिखाई दी कि वो कुछ 13-14 लोगों की संपत्तियां उस कार्यकाल में सीज कर दी गई और अधिकारियों के झगड़े का खामियाजा व्यापारियों ने भुगता। उसकी बहुत चर्चा है जिस चीज़ की। तो उस के मद्देनज़र और बाकी पॉजिटिव चीज़ों के मद्देनज़र आप धर्मेंद्र गहलोत के कार्यकाल को 10 में से कितने नंबर दोगे आप, एक्सपीरियंस के आधार पे? ये सवाल मैं आपसे तो पूछ ही सकता हूँ सर, आप इतने सीनियर हैं, है ना, क्योंकि आप जो चीज़ कहेंगे उस चीज़ का वजन होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ इस संदर्भ में कि धर्मेंद्र गहलोत मेयर रहे और उन्होंने मेयर रहते हुए 5 साल पूरे किए, और पूरे करने के बाद उनके कार्यकाल में चाहे स्मार्ट सिटी के नाते, चाहे हृदय योजना के नाते, चाहे और जो भी भारत सरकार और राज्य सरकार से जो फंड मिलते हैं उनके नाते, अजमेर शहर को आगे ले जाने के लिए धर्मेंद्र गहलोत निश्चित तौर से एक सारी नगर निगम को जिस संगठित तरीके से वो ले जा रहे थे, उसमें काम करने में कभी कोई उनको बाधा नहीं आई, और जो अजमेर शहर के लिए आवश्यक काम थे उनको चिन्हित करके उन्होंने अपने जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेके जो काम बरोबर हुए पिछले कई वर्षों से, कई कार्यकालों में जो काम हुए, अगर उनसे तुलना करें तो इस बार प्रदेश में हमारे वसुंधरा राजे जी और यहाँ हमारे धर्मेंद्र जी ने जो काम किए, उससे अजमेर को की तस्वीर बदलने लगी है और ये सब मानने भी लगे। तो मैं उनके कार्यकाल को सफल ही मानता हूँ। अब छोटी मोटी बातें तो हो जाती है इतने बड़े कार्यकाल। और कोई ऐसी विशेष संदेश जो आप आज के युवाओं को, आपकी पार्टी में आने वाली नई पीढ़ी को देना चाहें, किस तरह से काम करें, या कोई ऐसी विशेष बात, सोनगरा जी का संदेश युवाओं के नाम, आने वाली पीढ़ी के नाम? मैं तो यही कहता हूँ कि हम जिस भी किसी राजनीतिक पार्टी में हैं, सब मिलकर इस देश को चलाना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो उन दलों से इसलिए अलग है कि इसकी एक विशिष्ट सोच है, इसकी एक विशिष्ट पहचान है
इनकी एक विशिष्ट नीतियां हैं जिनके अंतर्गत जिस तरह से देश में जो काम 70 साल में नहीं हुए, चाहे वो कश्मीर से मुतल्लिक हो, चाहे हमारे देश से मुतल्लिक हो, चाहे सीमाओं से मुतल्लिक हो, चाहे अन्य देशों से भारत के संबंध से संबंधित हो, उन सबको भारतीय जनता पार्टी और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस तरह से इस सारे पार्टी को आगे बढ़ाया। आज आप ये देखोगे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी पूछोगे तो बताएंगे कि बीजेपी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी पूछेंगे तो बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी। तो आखिर ये इतने लोग जो इसके सदस्य बने हैं और सदस्य बन के आज उसने पार्टी ने जो ऊंचाइयां प्राप्त की है, इसमें हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं का सबका बलिदान, उनका समर्पण, और फिर उसके नाते कि यहाँ कार्यकर्ता का समय समय पर प्रशिक्षण भी होता है भारतीय जनता पार्टी, और उस प्रशिक्षण से जो उसके ताप से जो निर्माण होता है वो एक कह सकता हूँ कि कार्यकर्ता परिपूर्ण रूप से राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, हम केवल राजनीतिक क्षेत्र में काम नहीं करते, हम सामाजिक क्षेत्र में भी हमारी करती है। कैसे लोगों, गरीब के करीब हम पहुँचे और कैसे लोगों का उत्थान करें, ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, प्रशिक्षित कार्यकर्ता और हमारे जो भी दायित्ववान कार्यकर्ता है वो सब कर रहे हैं। और पार्टी के प्रति उनका जो समर्पण, हाँ कभी कभी किसी महत्वाकांक्षी या धैर्य खोकर आदमी कुछ पाने की कोशिश करता है, वो भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा तक उसको इस तरह का एहसास होता है कि यहाँ तो समर्पण ही समर्पण है, यहाँ जल्दबाजी में कुछ नहीं होता। इसलिए कहता हूँ सब कार्यकर्ताओं को कहता हूँ और जनता को भी कहता हूँ कि धैर्य रखने से ध्येय प्राप्त हो जाता है। धैर्य रखिए, पार्टी सबके बारे में सोचती है और एक दिन आपको वो सब मिलेगा जो हमारे जिन कार्यकर्ताओं को मिला, बाकी रह गए उनको मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होना एक गर्व की बात है। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, ये अपने आप में गर्व की बात है। तो इसलिए आज की इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो इस देश की संस्कृति, इस देश की भौगोलिक परिस्थिति, इस देश की सीमाएं, इस कैसे हम विश्व गुरु का वापस स्थान पर स्थापित कर दें हमारे इस देश को, इस सब के लिए हम कोई एक राजनीतिक पार्टी में काम कर रहे हैं तो कोई सत्ता के लिए नहीं कर रहे हैं, हम इस देश का दृश्य बदलने के लिए काम कर रहे हैं। देश की जो बहुत बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियां थी उनको हल करने का काम भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति कार्यकर्ताओं की भी निष्ठा है और जनता का विश्वास, ये इसको निरंतर आगे बढ़ाना है। तो देखिए, धैर्य का पाठ है। किशन सोनग्रा जी ने युवाओं के नाम ये संदेश दिया है कि धैर्य धरेंगे सब कुछ हो जाएगा। धैर्य से ध्येय प्राप्त, धैर्य से ध्येय प्राप्त होता है। तो हम और इन्होंने अपने जीवन में कितना धैर्य रखा है और कितने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, ये सबके सामने है। तो हम चाहेंगे कि आपके आने वाले निगम चुनाव में, आने वाले समय में एक यह कीर्तिमान और स्थापित हो और आपके परिवार से किसी को निगम में नेतृत्व करने का मौका मिले। ये शुभकामनाएं हैं होराइजन हिंद न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको। हमारे तो पार्टी ही परिवार है, जिस किसी को भी टिकट मिलेगा वो हमारे परिवार का ही सदस्य है। पार्टी को परिवार की तरह चलाते हैं। तो ये थे श्री किशन सोनग्रा। सोनग्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।